मैं कोशिश करूंगा कि आप तक हमारी बात पहुंच पाए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपके जो संस्था के जो लोग हैं जिनके साथ मैं रूबरू होता हूँ बहुत बार, आप शेख जी हैं, बहुत सभी लोग हैं, तो एक बहुत बड़ी सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है कि मेंटल पीस। जो आज की भागम भाग जिंदगी में जो एक सेंटेंस इस्तेमाल किया था कि हमको मानसिक शांति चाहिए, और मुझे लगता है कि सब लोग जो यहाँ चर्चा करते होंगे, बातें करते होंगे, जिस तरीके का इस्तेमाल करते होंगे, उसमें वो मानसिक पीस ही होता है, उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कि हर कोई कहीं ना कहीं जो है अपने मानसिक जो भागम भाग है उससे परेशान है। हर कोई परेशान है, इंक्लूडिंग आई एम ऑल्सो, मैं भी उसमें एक पार्ट हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूँगा अपने प्रोफेशन से, कि शायद आप भी उस बात को कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, अगर एक मानसिक पीसनेस की जो बात की जा रही है, जो मानसिक संतुष्टि की बात की जा रही है, वो हमारे इस जो ड्राइव है, इस ड्राइव से जुड़ के कैसे हो सकता है। तो जैसे मानसिक संतुष्टि की जो बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने ये चीज़ महसूस किया है या देखा भी है, आप लोग सब लोग अनुभवी लोग हैं, आप लोग ये देखते होंगे कि कोई भी ऐसा काम, जो काम आपको 1 मिनट के लिए अगर मानसिक संतुष्टि देता है, तो मेडिकल साइंस की भाषा में उसमें कहा जाता है कि एक हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स एक रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर, और वो हैप्पी हार्मोन्स जो होता है वो आपकी मेंटल पीस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं हूँ और मैं अपनी कोई एक बात किसी तीसरे से ये कह करके खुश हो रहा हूँ कि हाँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनका इतना बड़ा अप्रोच है, उनका इतनी बड़ी चीज़ें हैं, तो क्या होता है कि उस समय, उस दौरान हमको एक मानसिक, एक हमारी बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमको एक मेंटल पीस मिलता है, एक शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसी तरीके से हर जगह पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में किसी कुछ लोगों को मेंटल पीस और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, उनको सामाजिक कार्य में मेंटल पीस मिलता है। बहुत सारे लोग किसी से छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको उसमें मेंटल पीस मिलता है, उसमें उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे करके बहुत सारे, और जैसे पॉलिटिशियंस का देख लीजिए, पॉलिटिशियंस का क्या है कि उनका अपना अलग एक मेंटल पीस का कैडर है। वो समाज में जब तक, अगर वो दिन में, अगर किसी पॉलिटिशियन को आप कह दीजिए कि तुमको सारी सुविधाएं देकर के घर में बंद कर दिया जा रहा है 1 महीने के लिए, तो वो उनके लिए नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उनको उनका मेंटल पीस और उनका जो हैप्पी हार्मोन्स है, उनको समाज में ही मिलता है। वो जब तक पर डे 10 लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक उनका मेंटल पीस आएगा ही नहीं। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ जो ब्लड डोनेशन करने के बाद जिनको आपका दिया हुआ ब्लड दिया जाता है, उनको जब वो ब्लड चढ़ता है, उसमें आप इस बात को फील करेंगे कि जब मैं उस बात पे आऊँगा कि मतलब कैसे आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। आपको तो बस यही लगता है कि हाँ, आपने डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट किया, डोनेट कर करके लेके चले गए, मरीज किसी न किसी मरीज को गया होगा। 80% सब लोग की मानसिकता में यही धारणा है, और हम भी यही सोचते हैं कि भाई आपने डोनेट किया, जिसको जरूरत हो उसको चला गया। लेकिन मजे की बात यह है कि आप जिनके लिए ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे जरूरतमंद हमारे यहाँ 200 लोग पर डे हैं। मतलब अगर एक सालाना स्टेटिक्स में कन्वर्ट करें तो लगभग 50,000 यूनिट हमको सालाना ब्लड की खपत होती है अपने सर सुंदरलाल ब्लड बैंक में, ब्लड यूनिट्स कॉम्पोनेंट की। तो अब आप समझिए कि हमारे पास 50,000 तो आप जैसे लोग हैं नहीं जो लोग डोनेट करते हैं। तो जब 50,000 लोग आपके जैसे नहीं है डोनेट करने वाले, तो हमारी मजबूरी होती है कि हम उनके परिवार वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डोनेट करिए तो आपको ब्लड मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो आप ब्लड डोनेट करते हैं वो फिर किसको दिया जाता है? अगर आप किसी को जरूरत है और उसके परिवार वालों से ही डोनेट करा दे रहे हैं, तो आपका दिया हुआ किसको जाएगा? तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बीमारी होती है थैलेसीमिया। बहुत सारे लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे। जो नहीं सुने होंगे उनको मैं बता दूँ, थैलेसीमिया इट इज़ एन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी जिसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं होता, माँ बाप के अंदर एक एबनॉर्मल जीन होता है
जिनकी वजह से उन बच्चों में वो आ जाता है। और उन बच्चों के अंदर जब वो बच्चे पैदा होंगे 6 महीने के बाद से ही उनके शरीर में खून बनने की प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब एक नॉर्मल होता है जिसकी वजह से जो उनके शरीर को खून की जरूरत होती है वो उसकी वजह से नहीं बनता है। अब आप सोचिए कि उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स के अंदर एबनॉर्मल जीन है जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर आ गया। अब अल्टीमेटली अब होगा क्या इसके आगे? होगा ये कि उनको 6 महीने का हो जाएगा बच्चा, 1 साल का हो जाएगा, धीरे धीरे लोग समझ में आता है कि चिड़चिड़ा क्यों रह रहा है, इसको बुखार क्यों बार बार आ जा रहा है। तो आदमी पहले लोकल डॉक्टर के पास गया, फिर दिखाया, फिर उसको नहीं समझ में आया, फिर बोलेगा यहाँ जाइए, फिर 2-4 मतलब साल 6 महीने तक उसको ट्रीटमेंट पे ही ऐसे ही घूमता रहता है। वो अल्टीमेटली फिर टर्शियरी सेंटर पे आता है, हमारे यहाँ जैसे हायर सेंटर पे, वहाँ आता है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि इसको जो है थैलेसीमिया मेजर है। अब थैलेसीमिया मेजर में उसको ट्रीटमेंट क्या बताया जाता है कि जब तक इसको ब्लड चढ़ता रहेगा तब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा, नहीं तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं करता। अब एक पेरेंट्स होने के नाते कभी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को मरते हुए तो नहीं छोड़ सकता है। अब उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होता है? उसको ब्लड चढ़वाना है। अब ब्लड चढ़वाना है तो अब वो कब तक ब्लड चढ़वाना है, कितना ब्लड चढ़ाना है, अब उसकी तो कोई लिमिट है नहीं। कितने लोग उसके घर वाले आएंगे देने के लिए ब्लड, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब क्या होता है कि ये सिलसिला फिर वहां से चालू होता है। अब उसको हर महीने 1-1 यूनिट 2-2 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, 1 यूनिट। तो अब क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट है उतनी। 1 यूनिट ब्लड चढ़ जाता है बच्चे को, सर्वाइव करना लगता है। अगली बार 2 यूनिट चढ़ता, 1 यूनिट, फिर 1 महीने बाद चढ़ता है, फिर एक ऐसे करके। अब ये 1-1 महीने का टेन्योर क्यों दिया गया? क्योंकि बच्चे की, हम लोग अपने यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कर देते हैं हम लोग। रजिस्टर करने का मतलब ये होता है कि उनको उनका उसके साथ और एडिशनल ट्रीटमेंट होता है, और हमारे यहाँ जो पीडियाट्रिक्स यूनिट है वो उसको मॉनिटर करती है। और वो क्या करती है कि आज बच्चे को ब्लड चढ़ा, उसके बाद उनको यह मालूम हो रहता है कि अब अगला इसका ब्लड कब कम हो जाएगा। तो वो आखिरी वक्त तक वेट नहीं करते हैं कि कब उसका ब्लड कम हो जाए, उसके पहले ही उसको चढ़ा देते हैं 1 यूनिट। तो उसको उसका डेट दे देते हैं। तो जैसे आज डेट दे दिया, मान लीजिए 15 तारीख है, अगले महीने में 14 तारीख को उसका डेट, 14 तारीख को आप आके ब्लड चढ़वा लीजिएगा। अगर किसी कारणवश आप 14 तारीख से 24 तारीख हो गया आपका, तो बच्चा जो है तुरंत जो है डिटोरिएट करके गिर जाएगा, ब्लड आने लगेगा मुंह से, आँख से, नाक से, पूरा ब्लड ब्लीडिंग होने लगेगा, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगी। तो अब इस तरीके के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं जो सफरिंग फ्रॉम द थैलेसीमिया, जो आसपास के पूरे पूर्वांचल जिले से, पूर्वांचल के जितने जिले हैं सब जिलों से रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर हमारे यहाँ। अब उन बच्चों को ब्लड चढ़ाना है हर महीने में 1 यूनिट। अब होता क्या है कि एज बढ़ने के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है तो लगभग मान के चलिए कि जब एक एज जैसे 12 साल 10 साल के ऊपर चले गए बच्चे, तो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है। तो उनको जो है 15-15 दिन पे जरूरत पड़ती रहती है। 13 साल से अगर ज़्यादा उम्र हो गई तो उनको हर महीने 15 दिन में 2 यूनिट की जरूरत पड़ती रहती है। अब अल्टीमेटली किसी परिवार के पास कितने बच्चे होंगे ब्लड डोनेट करने के लिए? कितने लोग आएंगे आपके पास डोनेट करने के लिए? तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन ये बताया गया कि जो इस तरीके के बच्चे हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जो लोग वॉलंटरी डोनेट करते हैं, इनका ब्लड प्रायोरिटी बेसिस पे उस तरीके के बच्चों को देना है। और यही कारण है कि आज वो बच्चे जो है ब्लड बैंक में कार्ड लेकर के आते हैं, अपना कार्ड मतलब जो उनका रजिस्टर्ड कार्ड होता है, और ब्लड बैंक जो है उनको ब्लड वहाँ से विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डोनेशन, वो उनको वहीं पर ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करा देता है। और प्रोवाइड करा करके वो बच्चे ब्लड चढ़वाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये पूरे सिनेरियो को हम कर कैसे पाते हैं? इस पूरी सिनेरियो को हम कर इसलिए पाते हैं कि आप जैसे लोग ब्लड डोनेट करते हैं। सरकार सिर्फ पैसा प्रोवाइड करा सकती है, फ्री करा सकती है, लेकिन कहा जाता है कि खून और मिट्टी तो सिर्फ एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। यह इंसान के एक शरीर से निकलेगा दूसरे शरीर में ट्रांसफर। तो इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको सरवाइव करने के लिए इस तरीके की चीज़ें जरूरी है। और जिस दिन आपको यह फील होने लगेगा
कि मेरे एक ब्लड डोनेट करने की वजह से किसी की जान बची, तो उस दिन उससे बड़ा आपको हैप्पी हार्मोन्स आपके शरीर से ज़्यादा कोई रिलीज नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा मेंटल उस समय जो आपको एक मानसिक संतुष्टि मिलेगी वो हम बता नहीं पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फील करता हूँ। मेरी उम्र 38 साल है और मैं हर साल में 4 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। 1 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, उसके बाद 1 अप्रैल को, उसके बाद 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के दिन, और 1 अक्टूबर को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे होता है। मेरा एक भी दिन इधर उधर नहीं होता है, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे मैं किसी दूसरे शहर में रहूँ। और अभी तक मैंने इस बार 1 जुलाई को मैंने 49 टाइम्स ब्लड डोनेट कर दिया। अभी 1 अक्टूबर को मेरा 50वां डोनेशन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। That's why I am talking about that, कि भाई मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा वो हूँ और मैं कहीं से कोई खराब नहीं हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लड डोनेशन से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ये मैं कहने लगा। दूसरा केस होता है, आपका बगल में ट्रॉमा सेंटर है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। आप समझिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे परिवार का, आपके परिवार का, किसी और के परिवार का कहीं एक्सीडेंट हो गया। मौके पे जब एक्सीडेंट होता है तो पता चलता है कि भाई जो आसपास के लोग होते हैं वो उठाए लेकर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिए। यही होता है, आइडियली यही होता है। लेकिन जब कभी कार का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय तो आप कॉन्शियस स्टेज में रहते ही नहीं हैं, आप तो अनकॉन्शियस रहते हैं। अब उस मौके पे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उनको उठाया और उठा करके ले जा करके अस्पताल में पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आसपास का अगर अस्पताल में पहुंचा दे रहा है, उससे अस्पताल को उसका नाम तक नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना था कि वो ले आकर के उनको वहां तक पहुंचा दिया। अब अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो आगे की कार्रवाई कैसे पूरी करे। अब एक नैतिकता की बात होती है कि अस्पताल क्या करेगा। भाई अस्पताल पुलिस बुलाएगा, पुलिस आएगी, उसके डिटेल लेगी, डिटेल लेकर के उनके घर वालों को खबर करेगी। जब तक घर वाले आएंगे, पूछेंगे, ताचेंगे, तब तक तो बेचारा पेटरेट कर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होता है, हैवी ब्लड लॉस होता है उस तरीके के एक्सीडेंटल केस में। और उस समय उस पिक पॉइंट पे अगर हम उसकी ब्लड बैंक अगर उसकी ब्लड से मदद कर देता है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, जो जरूरत हो उसको तुरंत दिया जाए। भाई एक्सीडेंट उसको सर्वाइव किया जाए, बाद में हम डोनेशन कराते रहेंगे, जो भी होता रहेगा। अगर उस गोल्डन आवर में, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, एक्सीडेंट के 1 घंटे के बाद के समय को, उस गोल्डन आवर में अगर उसकी जान बच जाती है, तो आप सोचिए किसी परिवार का अगर कोई व्यक्ति की जान बच जाती है तो उसका पूरा परिवार बच जाता है, और उससे बड़ा पीस आपको कुछ मिल नहीं सकता। तो यह व्यवस्था हम कब डेवलप कर पाएंगे? यह हम तभी कर पाएंगे जब हमारे ब्लड बैंक में प्रॉपर ब्लड रहेगा। और वो ब्लड रहेगा कहाँ से? वो ब्लड रहेगा तभी जब आप जैसे लोग डोनेट करेंगे, सहयोगी रहेगा, जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें जो हैं जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व रहेंगे तभी हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैं बात करने लगूँगा तो मैं दिन भर बात करता रहूँगा, मेरे पास इतना सारा एग्जाम्पल्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन समय का हर जगह अभाव रहता है, चीज़ें उसमें वो रहती हैं। कुछ क्वेश्चंस था वो हम लोग पूछना चाह रहे थे जी 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 बताइए कि कौन मतलब डोनेट कर सकता है, क्या उसके लिए? हाँ, मैं आ रहा था, उसी पे मैं आ रहा था। क्योंकि होता क्या है कि पहले आपका ब्लड कहाँ गया, दूसरा ये हो गया कि कौन डोनेट कर सकता है। बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी में कि हम डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपकी उम्र 65 साल तक है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बशर्ते 60 और 65 में एक कंडीशनल चेंजेस है गाइडलाइंस के मुताबिक। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, मतलब अगर आप अपने जीवन में लगातार ब्लड डोनेट करते रहे हैं, तब आप 65 साल तक डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपने डोनेट नहीं किया है तो आप 60 साल तक डोनेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने कभी डोनेट नहीं किया और मेरी उम्र इस समय 61 साल हो गई है, तो मैं 61 साल में डोनेट नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं लगातार डोनेट करता रहा हूं तो मैं 61 नहीं 65 तक डोनेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरी चीजें वैसी हैबिचुअल, हाँ वैसी चीजें हो गई हैं। तो इस तरीके की कैटेगरी में उम्र का ये फाउंडेशन होता है। दूसरा ये होता है
कि आपका जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं वो टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर आपकी मोर देन 12 और 12.5 से ज़्यादा होती है तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहते भी रहिए कि नहीं हमको डोनेट करना है, हम नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एक रोटी है तो पहले हम आधा खा के पेट भरेंगे, तभी तो हम आधा दूसरे को देंगे। सही बात है। तो पहले तो हमारे शरीर में जो गाइडलाइंस के मुताबिक जितना ब्लड होना चाहिए उतना हो, तब तो हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का जरूरी होना जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। वजन 45 किलो मिनिमम वेट के क्राइटेरिया होती है, जिसमें 45 किलो से ज़्यादा वेट आपका होना चाहिए। हम लोग आइडियली 50 किलो लेके चलते हैं, लेकिन गाइडलाइंस में 45 किलो का है कि अगर 45 kg का भी कोई व्यक्ति है तो डोनेट कर सकता है। तीसरी, फीमेल्स और मेल्स में एक चीज़ें डिफरेंट हैं। मेल्स के कैटेगरी में ब्लड डोनेशन हर 3 महीने पे आप कर सकते हैं, और फीमेल्स के कैटेगरी में ये कैटेगरी बढ़ करके 4 महीना हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि सर हम बीपी के मरीज हैं, हम डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन है, पिछले 3 महीने के भीतर में आपकी ब्लड प्रेशर की कोई दवाई चेंज नहीं हुई है, और आप डोनेट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। इसी तरीके से शुगर के कैटेगरी में भी होता है। ब्लड शुगर के कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग मिथ्स हैं कि सर हमको शुगर है, हम डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। शुगर में क्राइटेरिया है कि अगर आपको डायबिटिक है और आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, मतलब आप ओरल ड्रग ले रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं, और दवाई खाने से आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, कंट्रोल्ड है, और उससे एसोसिएटेड और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही हैं आपके शरीर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप डोनेट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या डायबिटीज आपका कंट्रोल नहीं है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस है उसकी वजह से, तो आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक क्वेश्चनायर देते हैं, जिस क्वेश्चनायर में लगभग 40-42 सवाल होते हैं, जो सारे सवालों का आपको जवाब उसमें हाँ या ना में टिक करना होता है। अगर वो पूरी तरीके से आप फिट रहेंगे तभी हम आपसे लेंगे। हम गन्ना पेरने वाली मशीन नहीं लगाए और निकाल दिया नहीं छोड़ के, सॉरी फॉर दैट। हम आपकी जो हमारी बेसिक क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर हम 10 डोनेशन भी कराएंगे, आप 50 लोग हमारे पास आ जाएं, हमारे क्राइटेरिया में अगर 10 लोग फिट बैठेंगे तो हम 10 ही का डोनेशन कराएंगे, बाकी 40 को हम मना कर देंगे कि हमारी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा। इसके बाद जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ब्लड बैंक की तरफ से। उस सर्टिफिकेट पे आपके 7 तरीके की जांच होती है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, आरपीआर, एचआईवी, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, ये सारे टेस्ट की जांच की एक रिपोर्ट एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में आपको दी जाती है। वो एक आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि आप एक पूरी तरीके से मेडिकली फिट हैं इन सब बीमारियों से, ये आपको सर्टिफाई कर रहा है एक सर्टिफिकेट। और होता है कि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मेडिकल साइंस में ये प्रूवन है कि आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको मेंटल पीस मिलता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे जो बड़ा बेनिफिट है इसका, जो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसमें बहुत सारे पेपर्स उपलब्ध हैं, जिसमें होता है कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, रेगुलर मतलब लगातार, अगर साल में 2 बार 3 बार 4 बार जैसे भी होता है, अगर आप करते रहे हैं तो होता क्या है कि आपके शरीर में आयरन का बैलेंस बना रहता है। जैसे बहुत सारा होता है लोगों का हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, या आज के समय में लोग बहुत सारे लोग कार्डियक परेशानी से जिसमें जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लगातार ब्लड डोनेट करते थे तो होता क्या है कि अगर खून आपका गाढ़ा है तो हार्ट को पंप करने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर हार्ट को पंप करने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है तो ब्लड प्रेशर और सब चीज़ों की और जो है चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि जितने लोग हार्ट के मरीज होते हैं, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनको एक ब्लड थिनर चलाया जाता है, इकोस्प्रिन। वो क्या होता है, वो खून पतला करने की दवाई होती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप यंग स्टेज से ही अगर आप रेगुलर डोनेट करते रहेंगे तो आपको एक एज में आने के बाद आपको खून पतला करने की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि शरीर से ब्लड निकलता रहेगा 1 यूनिट हर 3 महीने पे 4 महीने पे, ऑटोमेटिकली शरीर से खून पतला होता रहेगा।
और वो ओ जो है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। आप इस बार इसमें बहुत सारी मतलब ये मैं अपने अनुभव के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। और इसके अलावा और भी सारी चीजें होती हैं जो आपको मेडिकली फिट करती हैं इन सब चीजों से, इन सब बीमारियों से। बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल सेल होते हैं जो शरीर में कहीं एक जगह पड़ा हुआ है, कैंसर सेल डेवलप हो गया बाद में धीरे धीरे चल करके। जब शरीर से ब्लड निकलता रहता है तो ब्लड निकलता है तो नया नया ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है, बनता रहता है। तो ये प्रोसेस होता है जो प्रोसेस फॉलो किया है। अपने लिए भी मिनिमम कितना एज होना चाहिए ब्लड डोनेट करने 18 साल, पता है नहीं मिनिमम एज जो होता है वो 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस में ये भी था, जैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप 16 साल की उम्र में ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आपकी शरीर पूरी तरीके से फिजियोलॉजिकली सही होती है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि चूंकि आपको लीगल कंसर्न देना है, मतलब स्वेच्छा से आपको साइन करना है, तो उसके लिए 18 साल मैंडेटरी होता है। तो दैट्स वाई रीजन कि 18 साल एज होना चाहिए मिनिमम, जिसमें आपको साइन करने के लिए आप ऑथराइज्ड होगा। तो इसलिए 18 साल का क्राइटेरिया है। और किसी के पास कोई सवाल हो तो? हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा और वेट भी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास वेट, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मोटे लोग हैं जिनका वेट 150 किलो है और उनका हीमोग्लोबिन 10 है, तो हम नहीं ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हीमोग्लोबिन ज्यादा है, मान लीजिए 15 ग्राम है और वेट आपका 40 किलो है, तो भी नहीं ले सकते हैं। जो हमारी क्राइटेरिया है उन दोनों के बीच में होना चाहिए। सारी क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम 45 किलो वेट है, आइडियली हम लोग 50 किलो लेके चलते हैं, लेकिन गाइडलाइंस में 45 केजी का वेट का क्राइटेरिया है कि 45 किलो से कम में डोनेट नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा कहीं कोई प्रूवन नहीं है कि वीकनेस आती है, ये सिर्फ आप जिस जगह पे, ये सिर्फ साइकोलॉजिकली है। मैं बता रहा हूँ, इसी में मैं आ रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली है। आप देखेंगी कभी हमारे यहाँ देखते हैं बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ब्लड निकल रहा है और एक साथ में दोस्त खड़ा है उसका, वो दे नहीं रहा फिर भी चक्कर खा गिर गया। साइकोलॉजिकल ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं साइकोलॉजिकली रूप से थोड़ा वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है यार, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ब्लड से कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें क्या होता है ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो आपको चक्कर खा गिर जाएंगे। वहीं पैर उठाते हैं हम लोग, ब्लड का फ्लो तेजी से ब्रेन में जाता है, नेट विल बी नॉर्मल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तुरंत नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो आप बता रही हैं, होता क्या है कि 24 घंटे तक थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है। थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेना होता है कि खूब ज़्यादा पानी पीना होता है। हैवी फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करते होंगे, जैसे जो लोग रनिंग करते हैं या जो लोग बहुत जिम करते हैं या जो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज से 24 घंटे तक अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में जो ब्लड निकलता है तो शरीर के अंदर ब्लड बनने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्टिंग 24 घंटे में बहुत तेज होती है, तो इसलिए 24 घंटे तक का वो किया था। बाकी इसके अलावा कहीं कोई रसगुल्ला नहीं खाना है, कहीं कोई छेना नहीं खाना है, ये सब मिथ्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आप पानी पीते रहिए, पानी ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए कि जो ब्लड होता है, जो कहा जाता है कि सर इतना ब्लड ले लिए 350 ml, 350 ml ब्लड में आपको मैं बता दूं 55% हिस्सा जो होता है उसका प्लाज्मा होता है, 55%। अब 55% का मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि लगभग 170 ml के आसपास में, 80 ml के आसपास में, 200 ml के आसपास में प्लाज्मा हो गया, 150 ml आपका लीजिए। अब 200 ml जो प्लाज्मा होता है उसका 90% हिस्सा पानी होता है। मतलब आप मान के चलिए कि एक गिलास पानी 200 ml पी लिए तो आपका 150 ml तो 200 ml तो तुरंत कवर हो गया। इसीलिए हम लोग जब ब्लड डोनेट कराते हैं, डोनेशन से पहले 200 ml पानी मैंडेटरी कर दिया आप लोगों ने, कि जब आप ब्लड डोनेट करने जाएंगे उसके 200 ml पहले 200 ml पानी आप पी लीजिए। तो ये मान के चलिए कि 200 ml तो तुरंत कवर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें पानी है। भाई 10 लीटर पानी है, एक बाल्टी में 10 लीटर पानी भरा है और उसमें 200 ml दूध मिला दीजिए, तो सारा दूध तो हो नहीं जाएगा, देखने में सफेद हो जाएगा लेकिन वो दूध नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से ब्लड के भी कंटेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। सारी प्रक्रियाओं को लेकर के अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अनईजी जो फील करते हैं साइकोलॉजिकली, वो सिर्फ साइकोलॉजिकली, वो तो कोई कहीं भी अनईजीनेस फील कर सकता है। लोग चलते हैं जाके काम में फिर लग जाते हैं, सब लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग, एक लोग नहीं, बहुत सारे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। ये वीडियो मैं स्प्रेड